इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर युनशाओ मिंग और उसके भाई के साथ अल्केमी हॉल की तरफ निकल चुका था। दरअसल युनशाओ ने मिंग के छोटे भाई यानी कि बियान को अपना डिसाइपल बना लिया था और उस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा था कि युनशाओ ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। आफ्टर ऑल उसके पास कोई खास नॉलेज नहीं था जो कि युनशाओ को इंट्रिगिंग लगे। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बियान के हाथ में एक क्रिस्टल था। वो कहता है मास्टर, मैंने इसे ऐसे ही मार्केट से खरीद लिया था, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये क्रिस्टल स्पेशल होगा, इसलिए मैंने इसे हमारे टेबल पर एज अ डेकोरेटिव पीस रख दिया था। तो फिर आपको ये मामूली सा क्रिस्टल इतना पसंद क्यों आया? मुझे तो ये क्रिस्टल किसी भी एंगल से स्पेशल नहीं लगता। जिस पर युनशाओ बताने लगा कि बच्चे एक डिवाइन ट्रेजर है, अक्सर ही डिवाइन ट्रेजर्स अपनी एनर्जी को छुपा के रखते हैं और इस क्रिस्टल ने भी वही किया, इसने अपनी रेडिएंट एनर्जी को छुपा के रखा है। खैर अगर मैं इस स्टोन को नहीं लेता तो तुझे कभी भी पता नहीं चलता कि एक रेयर ट्रेजर है। दरअसल इसे पर्पल सन स्टोन कहा जाता और वैसे भी अभी इस स्टोन में तुझे नहीं देने वाला। मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया था ना, तो तुम यूँ समझो कि ये मेरी गुरु दक्षिणा है। वैसे भी कोई भी मास्टर अपने डिसाइपल को फ्री में तो एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा डिसाइपल्स को उसकी कीमत चुकानी पड़ती। और तुम तो खुद को लकी समझो कि तुम मेरे डिसाइपल बने हो। दरअसल युनशाओ ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि आगे चलकर वो एक एम्परर बनेगा और इस कल्टीवेशन की जर्नी में वो बियान की भी काफी ज्यादा मदद करेगा। वो बियान से कह रहा था कि मौका मिलते साथ ही मैं इस स्टोन को फोर्ज करूंगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना रेयर ट्रेजर था। मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर तुम भी फोर्जिंग में माहिर बन जाओ। जिस पर बियान कह रहा था कि मास्टर सच बताओ तो ये क्रिस्टल मुझे काफी ज्यादा पसंद है, अगर मेरी सिस्टर जिद ना करती तो मैं ये ट्रेजर आपको कभी भी नहीं देने वाला था। एक तो आपने मेरा ट्रेजर छीन लिया और फिर ऊपर से जबरदस्ती मुझे अपना डिसाइपल बना लिया। अब ये सुनते साथ ही मिंग अपने छोटे भाई को डांटने लगी। वो कहने लगी कि तुम युनशाओ के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, वो तुम्हारे मास्टर हैं, तो आइंदा से तुम कभी जुबान नहीं चलाओगे। जिसके बाद ये तीनों भी अल्केमी हॉल में पहुंच गए, जहाँ पर मास्टर जिया तो युनशाओ को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो युनशाओ से कहता है कि यंग मास्टर मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, दरअसल कोई आपसे मिलना चाहता है। जिस पर युनशाओ मास्टर जिया को डांटते हुए कहने लगा कि प्लीज ये सस्पेंस दिखाना बंद करो और मुझे बताओ बंदा कौन है। जिस पर मास्टर जिया कहता है कि अल्केमी हॉल के मास्टर शिहुन आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर युनशाओ कह रहा था अरे वाह क्या ही इत्तेफाक है, दरअसल मैं भी उन्हीं से मिलने आया था। और अभी लोग मास्टर शिहुन के पास पहुंच गए। युनशाओ तो बिना उन्हें ग्रीट करे ही अपनी जगह पर जाके बैठ गया था। वैसे तो मास्टर शिहुन को लगा था कि युनशाओ ने रिस्पेक्ट पेश करेगा, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। युनशाओ उनसे कह रहा था कि बताए फिर आपने मुझे याद कैसे किया? अगर युनशाओ की जगह कोई और होता तो मास्टर शिहुन उसे डांट देता, ये कहते हुए कि तुमने मुझे रिस्पेक्ट पेश नहीं की। युनशाओ ने प्रिंसेस रुशु की जान बचाकर अपनी काबिलियत को साबित किया था और यही रीजन था कि मास्टर शिहुन को चुपचाप से युनशाओ के एटीट्यूड को झेलना पड़ा। जिसके बाद वो युनशाओ को बताने लगा कि आपने प्रिंसेस रुशु को ट्रीट करने के बाद से ही राजा काफी ज्यादा खुश हैं। उन्हें तो लगा ही नहीं था कि प्रिंसेस रुशु को कोई हील कर पाएगा, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। तो इसी खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए राजा ने एक दावत रखी है और वो चाहते थे कि सबसे पहला इनविटेशन आपको दिया जाए, क्योंकि आपकी ही वजह से प्रिंसेस रुशु आज जिंदा है। तो प्लीज 3 दिनों बाद इस दावत में शामिल जरूर होना। जिस पर युनशाओ कह रहा था मास्टर शिहुन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आप ये इनविटेशन देने यहाँ आए थे, आपका जरूर से कोई और सवाल होगा। जिस पर शिहुन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहने लगे कि यंग मास्टर आपने एकदम सही पहचाना, दरअसल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, क्या आप मास्टर यांगडी के डिसाइपल हो? जिस पर युनशाओ ने तुरंत ही ना में जवाब दिया। हालांकि मास्टर शिहुन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि प्रिंसेस रुशु को बचाने के लिए आपने बहुत ही स्पेशल टेक्निक का यूज किया था, जिसमें से एक है फ्लोटिंग लाइफ सील और दूसरी है गोल्डन निडल। ये दोनों टेक्निक मास्टर यांगडी की स्पेशलिटी थी और आपने काफी फ्लुएंटली उनका इस्तेमाल किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनके डिसाइपल हो। दरअसल पास्ट लाइफ में यांगडी ही युनशाओ का डिसाइपल था और ये दोनों टेक्निक एम्परर युनशाओ ने ही उसे सिखाई थी, मगर ये सारी बातें युनशाओ मास्टर शिहुन के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए वो मास्टर
शुहुन से कहने लगा कि आपके हिसाब से यांगडी जितना टैलेंटेड बंदा और कोई हो ही नहीं सकता, मगर आपका अंदाजा तो पूरी तरह से गलत है। इस दुनिया में कई सारे ऐसे पावरफुल जीनियस होंगे जिन्होंने इस टेक्निक को मास्टर किया। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप मास्टर यांगडी से जाकर बात कर सकते हो। सो इस तरह से फाइनली मास्टर शुहुन भी कन्विंस हो गया कि युनशा मास्टर यांगडी का डिसाइपल नहीं हो सकता। और फिर मास्टर शुहुन अपनी स्टोरेज बैग से एक बॉक्स बाहर निकाल लेते हैं और युनशा को बताते हैं कि ये तोहफा राजा ने आपके लिए भेजा है। आप यूँ समझ लीजिए कि रोशु की जान बचाने के लिए राजा ने आपके लिए छोटा सा रिवॉर्ड भेजा। मेंग और बियान तो इस तोहफे को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो युनशा फटाफट से उस बॉक्स को ओपन कर देता है। उसके अंदर एक तलवार थी। मास्टर जिया तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताने लगे कि ये तो स्प्रिंग वाटर सोर्ड है, इसे तो हमारे मास्टर शुहुन ने ही फोर्ज किया था। एक्चुअली ये 3rd रैंकिंग वाला मिस्टिक वेपन है, इसे तो हमारे मास्टर शुहुन का सबसे फाइनेस्ट वर्क माना जाता। वहीं पर जिया के मुंह से अपने लिए तारीफें सुनकर मास्टर शुहुन भी काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, मगर वो चाहते थे कि युनशा भी उनकी स्किल की तारीफें करे। इसलिए वो युनशा से पूछते हैं कि बताइए यंग मास्टर, आपको ये तलवार कैसे लगी? तो युनशा काफी केयरफुली उस मिस्टिक सोर्ड को चेक करने लगा। वो कहता है हाँ अच्छी तो है, लेकिन इसमें कई सारी कमियां भी हैं। हाँ मगर ये बात माननी पड़ेगी कि आपका कल्टीवेशन इतना लो होने के बावजूद भी आपने इतनी फाइनेस्ट सोर्ड को फोर्ज किया। ये वेपन तो जेन्युइनली इम्प्रेसिव है। वेल यहाँ पर युनशा ने मास्टर शुहुन की तारीफें की या फिर उनके मुंह पर तमाचा मारा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ से तो उसने तलवार की तारीफें की, लेकिन दूसरी साइड से वो मास्टर शुहुन को बता रहा था कि उनकी कल्टीवेशन शैलो है, मगर फिर भी उन्होंने इतने अच्छे वेपन को फोर्ज किया। उतने में उसने देखा कि मास्टर शुहुन को तो ऑफेंडेड फील हुआ, इसलिए युनशा उन्हें बताने लगा कि शायद आप मेरी बात से कन्विंस नहीं हुए। आपको लगता होगा कि आपने काफी अच्छी सोर्ड बनाई, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़े बहुत डिटेल्स आपको देना चाहूंगा। दरअसल आपकी स्प्रिंग वाटर सोर्ड मिस्टिक वाटर फैंटम आयरन का यूज करके फोर्ज की गई। फिर आपने कुछ और मटेरियल्स का यूज किया, जैसे कि क्योस क्रिस्टल और वाटर क्लाउड कॉपर। वेल ये सारे मटेरियल 4थी रैंकिंग के थे, मगर फिर भी उन्हें फोर्ज करने के बाद आपने उनकी रैंकिंग को घटा दिया। आपने उन मटेरियल का ट्रू स्ट्रक्चर पहचानने में गलती कर दी और फिर आपने इस सोर्ड को ब्रूट फायर के साथ फोर्ज किया, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप इसे प्रॉपरली फोर्ज करते तो ये 3 की बजाय 4थे रैंकिंग वाली मिस्टिक सोर्ड बन जाती, मगर आपकी ब्रूट फोर्स ने इस सोर्ड के अंदर मौजूद 5 एलिमेंट वाटर एनर्जी को क्रश कर दिया। अगर सच बताओ तो आपने पावरफुल मटेरियल्स का सत्यानाश कर दिया। वेल युनशा की ये सारी बातें सुनकर ही मास्टर शुहुन काफी ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने जो भी मटेरियल यूज किया युनशा ने उसकी एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी। वो युनशा से कहने लगे कि यंग मास्टर, क्या आप जानते हो मिस्टिक वेपन्स को फोर्ज कैसे किया जाए? जिस पर युनशा कह रहा था कि दरअसल मुझे एक मिस्टिक वेपन की जरूरत है, तो क्यों ना मैं आपके सामने इस वेपन को फोर्ज करके दिखाऊं। मैं आपकी स्प्रिंग वाटर सोर्ड की रैंकिंग को बढ़ा सकता हूँ, मगर इसके लिए मुझे आपकी फर्नेस को यूज करना होगा। मैं आपके सामने ही फोर्जिंग करूंगा और इसमें से आप जो भी नॉलेज गेन करोगे वो आप पर ही निर्भर करेगा। जिसके बाद युनशा ने फटाफट से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ मौजूद फर्नेस को एक्टिवेट कर लिया। उस मिस्टिक सोर्ड को उसी फर्नेस में ऐड कर चुका था, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी की मदद से फायर को कंट्रोल करने लगा। उसने वहाँ पर कई सारे फायर सीलिंग फॉर्मेशंस को भी एक्टिवेट किया था, जो कि इस फायर की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेंगे। इस तरह से वो सोर्ड के अंदर मौजूद एलिमेंट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता है। साथ ही साथ उसने वहाँ पर प्योर यांग एनर्जी वाले फॉर्मेशंस भी एक्टिवेट कर लिए। उन फॉर्मेशंस को देखकर ही मास्टर जिया तो काफी ज्यादा अमेज हो जाता है। वो कह रहा था कि मैं तो बड़ी ही मुश्किल से एक फॉर्मेशन को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन यंग मास्टर युनशा तो इतने सारे फॉर्मेशंस को एट द सेम टाइम कंट्रोल कर पा रहे हैं। वहीं पर मास्टर शुहुन भी इन्फॉर्मेशन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन से ट्रू फायर रिलीज हो रही है। ऐसी स्पेशल फायर को तो बस एक जीनियस ही पजेस कर सकता। उतने में युनशा उन्हें डांटते हुए कहने लगा कि अपने फालतू की डिस्कशन बाद में कर सकते हो, पहला इस फोर्जिंग पर ध्यान दो। मैं फोर्जिंग यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। वेल मेरे इस फॉर्मेशन को स्पिरिट अवेकनिंग फॉर्मलेस एरी कहा जाता है और ये एरी 48 बेसिक फॉर्मेशन से मिलकर बनती है।
सिर्फ यही फॉर्मेशन फोर्जिंग की प्रोसेस में काफी कारगर माना जाता। इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रू फायर मौजूद है जो कि मटेरियल के एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि उन्हें बूस्ट करती है। मगर हाँ, इस फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए आपको ढेर सारी सोल पावर की जरूरत पड़ेगी। तो रिफाइनिंग के दरमियान अगर आपकी सोल पावर गलती से भी कमजोर पड़ गई तो फिर आपकी सारी रिफाइनिंग फेल हो जाएगी। और यही रीजन है कि एक स्ट्रॉन्ग सोल पावर वाला बंदा ही मिस्टिक वेपन को फोर्ज कर सकता। मास्टर शुहुन तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद काफी ज्यादा शॉक थे। वो खुद को अल्केमी का एक मास्टर बुलाते, लेकिन युनशाओ की नॉलेज को पहचानने के बाद उन्हें ये फील हुआ कि युनशाओ ही असली मास्टर है। ये सिर्फ एलिक्सर पिल्स ही नहीं बल्कि वेपन्स को भी फोर्ज कर सकता। और उतने में युनशाओ ने अपना पर्पल स्टोन बाहर निकाला। उसने उस स्टोन को भी फर्नेस के अंदर रिफाइन करना शुरू किया था और उतने में उस स्टोन से काफी पावरफुल एनर्जी रेडिएट होने लगी। मास्टर शुहुन तो हैरान होते हुए बताने लगे कि ये तो 5वीं रैंकिंग वाला पर्पल सन स्टोन है, जिस पर युनशाओ कह रहा था कि हाँ, आपने इस मटेरियल को एकदम सही पहचाना। दरअसल पर्पल सन स्टोन किसी भी चीज को ब्रेक डाउन या फिर रिबाइंड कर सकता है। अब ये स्टोन पूरी तरह से स्प्रिंग वाटर सोड के साथ मर्ज हो जाएगा और ऐसा होते साथ ही इस तलवार में जितने भी मटेरियल थे वो दोबारा से रिमेल्ट हो गए। जिन प्रॉपर्टीज को आपने लॉस्ट किया था वो इस क्रिस्टल की वजह से दोबारा से बूस्ट हो जाएगी। और इतना कहते साथ ही युनशाओ ने उस कोल्ड्रन को बंद कर दिया। उस कोल्ड्रन के अंदर सोड और वो क्रिस्टल आपस में फ्यूज हो रहे थे। साथ ही युनशाओ ने अपनी ढेर सारी सोल पावर का भी यूज किया, जिसके चलते फाइनली उस कोल्ड्रन की लीड ओपन होकर वो तलवार बाहर आ जाती है। युनशाओ तो अपनी इस फोर्जिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। उसने 3री रैंकिंग वाली सोड को 4थी रैंकिंग पर पहुंचा दिया। अब तो ये मिस्टिक वेपन पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और उसकी इस अचीवमेंट को देखकर ही मास्टर शुहुन काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने अनजाने में जिस तलवार की क्वालिटी को डिग्रेड किया था, युनशाओ ने दोबारा से उसे पावरफुल बना दिया। अब हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। युनशाओ अपने दोस्तों के साथ राजा ने दी हुई दावत को अटेंड करने पहुंच चुका था और तभी उसका क्लासमेट जैंग उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो कह रहा था, मेरे भाई, ये दावत तुम्हारे लिए ही ऑर्गेनाइज की थी, तुम तो आज की दावत के स्टार हो। जिस पर युनशाओ कह रहा था, मेरे भाई, तुम्हें इतनी तारीफें करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर जैंग कह रहा था कि रूशु की जान बचाने के बाद तुम पूरे टियानशी कैपिटल में फेमस हो गए। प्रिंसेस रूशु को तो 5वीं रैंकिंग वाला अल्केमिस्ट भी बचा नहीं सकता, मगर ये काम तुमने बस 5 मिनट में कर दिखाया। भाई, तुम तो एक लेजेंडरी फिगर बन चुके हो। जिसके बाद वो बियान से कह रहा था कि शायद तुम युनशाओ के नए दोस्त बने हो। आज के बाद मैं तुम्हें अपने भाई जैसा ट्रीट करूंगा। तो युनशाओ तुरंत ही उसे बता देता है कि ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि डिसाइपल है और हाँ, ये मेंग का छोटा भाई भी है। जो सुनकर जैंग युनशाओ से धीरे से कहने लगा कि मेरे भाई, तुमने तो हद कर दी। एक लड़की को पटाने के लिए तुमने उसके भाई को अपना डिसाइपल बना लिया। और ये बातें मेंग और उसके भाई ने भी सुन ली थी। बियान कहता है, अच्छा, अब मैं समझ गया। सिर्फ मेरी सिस्टर को पटाने के लिए आपने जबरदस्ती मुझे अपना डिसाइपल बना लिया। जो सुनकर मेंग थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए अपने भाई से कहने लगी कि फालतू की बकवास मत करो, युनशाओ तो बस मेरा दोस्त है। वहीं पर युनशाओ भी इरिटेट होते हुए कहने लगा कि तुम लोग तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे। और इतना कहते साथ ही वो ब्लश करते हुए हॉल की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर बियान अपनी सिस्टर को बता रहा था कि देखो, युनशाओ पूरी तरह से तुम्हारे लिए पागल है। हाँ, मगर वो इस बात को तुम्हारे सामने तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसके बाद फाइनली ये लोग दावत के हॉल में पहुंच गए। वेल, राजा ने कई सारे बंदों को इनवाइट किया था, जिसमें ली यांग भी शामिल है। साथ ही टीचर लियो भी उसी का इंतजार कर रही थी। तो युनशाओ तुरंत ही उसकी साइड में जाकर बैठ जाता है। उसने तो वहाँ जाते साथ ही अपने टीचर को ग्रीट किया और फिर युनशाओ की नजर पड़ी अपने दुश्मन लियांग पर, जो कि उसे काफी गुस्से में घूर रहा था। वैसे तो लियांग ली फैमिली का एक्टिंग हेड है, तो उसे लग रहा था कि युनशाओ सबके सामने उसे ग्रीट करेगा, मगर युनशाओ ने तो ऐसा नहीं किया। इसलिए लियांग का चमचा तुरंत ही युनशाओ से बात करने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि तुम ली फैमिली के मेंबर हो, मगर फिर भी तुमने फैमिली हेड को प्रॉपरली ग्रीट नहीं किया। जल्दी से जाकर उनके सामने घुटने टेको और माफी मांगो। मगर युनशाओ ने तो सीधे जाकर उस बंदे पर अपना पाम अटैक रिलीज कर दिया और फिर वो एक जोरदार लात में उस बंदे को जमीन पर पटक देता है। साथ ही वो लियांग से कह रहा था कि अपने फालतू के सर्वेंट्स को जरा कंट्रोल करो और हाँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम हमारे फैमिली के हेड हो। तुम शुरू से ही हमारे फैमिली के सर्वेंट थे और हमेशा वही रहोगे। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि फालतू की ट्रिक का यूज करके तुम हमारी फैमिली को कंट्रोल करोगे, लेकिन मेरे होते हुए तो ये सब पॉसिबल नहीं। वेल, युनशाओ ने सबके सामने लियांग का अपमान किया था, इसलिए वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी तलवार लेके सीधे उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। दरअसल उसे कोई आइडिया नहीं थी कि युनशाओ उसकी सारी चालबाजी समझ चुका और इसी के साथ
साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।